दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि बिहार में आरक्षण का जो दायरा 75% कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में उस कानून को पारित किया गया। उसके बाद राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी का सिग्नेचर हुआ। तो ये जो कानून बना, बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, जिसके तहत बिहार में जो कुल आरक्षण है उसको 75% कर दिया गया है। यानी बिहार में SC, ST, OBC प्लस EWS का जो कुल आरक्षण है वो हो गया है 75%। अगर बात किया जाए SC, ST, OBC की आरक्षण का बिहार में, तो वो हो गया है 65%, जबकि 10% EWS का। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बिहार सरकार का जो फैसला है, ये जो डिसीजन है 75% आरक्षण का, क्या ये भविष्य में जारी रह पाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा दोस्तों कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो बिहार सरकार का फैसला है वो आगे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो उसको समझने के पहले आपको थोड़ा ये समझना होगा कि सर्वोच्च न्यायपालिका ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में क्या डिसीजन दिया था। एक केस फाइल हुआ था भारत सरकार के अगेंस्ट में इंदिरा साहनी जी के द्वारा 1992 में। वो जो केस था, उस केस पर जाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि उस केस में सर्वोच्च न्यायपालिका ने आखिर कहा क्या। सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये कहा कि SC, ST, OBC का जो मैक्सिमम आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा। क्या? SC, ST, OBC का जो मैक्सिमम आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी एक अपर लिमिट सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा तय कर दिया गया। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो किस आधार पर दिया जाता है। तो इसका आधार है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी कि SC, ST, OBC की एक बहुसंख्यक आबादी जो है SC, ST, OBC का, वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो बाकी वर्ग हैं उसके तुलना में सदियों से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। तो इस वजह से ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं 2019 का। 2019 में क्या हुआ? 2019 में EWS आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया और केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा 10% आरक्षण EWS के लिए दे दिया गया। EWS कहने का मतलब जो स्वर्ण जाति से बिलोंग करने वाले वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था की। देखिए, इसके पहले जो आरक्षण था, यानी EWS आरक्षण के पहले जो आरक्षण था, यानी SC, ST, OBC के लिए आरक्षण, उसका आधार क्या था? उसका आधार था सामाजिक रूप से पिछड़ा और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, यानी एजुकेशन में पिछड़ा। लेकिन जो EWS का आरक्षण आया वो किस आधार पे आया? तो वो आधार था आर्थिक रूप से पिछड़ा, और वो भी स्वर्ण जातियों के लिए। ठीक है, देखिए 1992 में सर्वोच्च न्यायपालिका का क्या फैसला था? ये फैसला था कि जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 2019 में क्या हुआ? 2019 में जो आरक्षण है वो हो गया 60%। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि सर्वोच्च न्यायपालिका ने तो स्वयं स्थापित किया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, अब तो 60% हो गया। तो जाहिर सी बात है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी दिया गया। अब 2022 में सर्वोच्च न्यायपालिका में एक मामला दर्ज किया गया कि सर्वोच्च न्यायपालिका आपने ही डिसीजन दिया था 1992 में इंदिरा साहनी केस में कि आरक्षण का जो सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने तो 10% एक्स्ट्रा और कर दिया, यानी टोटल तो 60% हो गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या कहा, चलिए जरा उसको समझते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह कहा कि मेरे द्वारा 50% का जो अपर लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट रिजर्वेशन के लिए फिक्स किया गया है, वो लिमिट फ्लेक्सिबल था, यानी वो जो सीमा है वो लचीला था, यानी उसमें परिवर्तन संभव था। और जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पर ये जो EWS आरक्षण है वो सही कदम है। यानी सर्वोच्च न्यायपालिका ने 10% आरक्षण को 2022 में हरी झंडी दे दिया। तो इस तरीके से अगर वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो वर्तमान में 60% जो रिजर्वेशन है ओवरऑल SC, ST, OBC का 50% और 10% EWS का, यानी ओवरऑल 50% प्लस 10% का जो कुल आरक्षण है, यानी टोटल 60%, इसको हरी झंडी दे दिया गया है सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा। बिहार में क्या हुआ? बिहार में कुल आरक्षण को कर दिया गया है 75%, यानी सरकारी सेवा यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें 75% सीटें रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें एडमिशन के लिए भी 75% सीटें रिजर्व रहेंगी। दोस्तों, चूंकि बिहार में आरक्षण का जो ऊपरी सीमा है वो 75% हो गया है। अब इसका तुलना जरा हम महाराष्ट्र से करते हैं। अब महाराष्ट्र से क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्ष पहले मराठा आरक्षण को जारी किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ के जो विधानसभा और विधान परिषद है वहाँ पर आरक्षण संशोधन कानून पारित हुआ, जैसा कि बिहार में हुआ। अब आगे क्या हुआ? ये जो मराठा आरक्षण का मामला हुआ, यानी कि SC, ST, OBC के अलावा जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मराठों को, उस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि बिहार में जो कुछ भी हुआ,
क्या सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा इसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा? दोस्तों अब जरा ये समझिए कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में अगर बात करें, वहाँ आरक्षण के दायरा को जैसे ही वहाँ की सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, उसको तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने कैंसिल कर दिया। लेकिन तमिलनाडु में 69% चल रहा है, और ये कब से चल रहा है? तो ये 1994 से ही चल रहा है। अब ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है आपके दिमाग में भी कि आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या है, तमिलनाडु ने ऐसा आखिर क्या किया कि वहाँ जो आरक्षण है वो भी तो जो अपर लिमिट तय किया गया है सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा, उसको ये वायलेट कर रहा है। तो तमिलनाडु का जो आरक्षण का ये जो दायरा है, इसको सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्यों कैंसिल नहीं किया? यानी 69% रिजर्वेशन को सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा क्यों कैंसिल नहीं किया गया, जबकि महाराष्ट्र में तो ऐसा कर दिया गया? तो इसको समझने के लिए आपको 9वीं अनुसूची को समझना होगा। जयललिता ने क्या कराया? जयललिता ने संविधान में संशोधन कराया। भारतीय संविधान में 76वां बार संशोधन हुआ 1994 में। और हुआ क्या? तमिलनाडु में जो आरक्षण संशोधन का कानून आया था, उस कानून को भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जयललिता जी AIADMK, जो तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, उसकी ये मुखिया थी। अगर 1994 की बात करें तो उस समय हमारे देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार था। हालांकि वो गठबंधन सरकार था, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं था, और AIADMK उस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ऐसे में जयललिता जी नई दिल्ली चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो आरक्षण का दायरा है 69%, ये सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से वो केंद्र सरकार के पास जाती हैं, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालती हैं, चूंकि वो गठबंधन का हिस्सा थी, और केंद्र सरकार के द्वारा संविधान में 76वां बार संशोधन कराया जाता है, और तमिलनाडु के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है। यानी आपने इतना तो समझ लिया कि अगर बिहार सरकार को 75% आरक्षण का ये जो कानून है, अगर इस कानून को बचाना है तो क्या करना होगा? आरक्षण का ये जो कानून है, यानी बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, इसको 9वीं अनुसूची में ऐड कराना होगा, जैसा कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कराया गया था। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने का कानून था, उस कानून को कैंसिल सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्यों किया? क्योंकि वो जो कानून है, उस कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं रखा गया था। देखिए, 9वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसके तहत ऐड किया गया था। उसके पहले भारतीय संविधान में, यानी मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थी, और 9वां अनुसूची को ऐड किया गया था 1951 में। थोड़ा सा बता देते हैं हल्का सा कि क्यों ऐड किया गया था 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में। बहुत सारे ऐसे कानून थे, जैसे कि भूमि अधिग्रहण का मामला हो गया, तो बहुत सारे ऐसे मामले जिन मामलों को जुडिशियल रिव्यू से बचाना था, वैसे मामलों के लिए 9वीं अनुसूची को रखा गया, यानी वैसे कानूनों को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता था। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार में पहले जमींदारी व्यवस्था था। बिहार में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून आया, और उस कानून को 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। मान लिया कि एक व्यक्ति जमींदार है, उनके जमीन को सरकार के द्वारा छीना जा रहा है, वो व्यक्ति क्या करेंगे? वो व्यक्ति न्यायालय में जाएंगे। जाहिर सी बात है, न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय जो भी कानून है उस हिसाब से फैसला करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति को, यानी उस जमींदार जो व्यक्ति हैं, उनको तो वो जमीन वापस मिल जाता। ये मैं बात कर रहा हूँ 1951 का। तो जमींदारी उन्मूलन जो कानून था, उसके तहत जमींदारों की जमीन को लिया जा रहा था। उस कानून को कहाँ रखा गया? उस कानून को, यानी बिहार सरकार के उस कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 9वीं अनुसूची में रखने से क्या फायदा हुआ? 9वीं अनुसूची में रखने से यह फायदा हुआ कि उसमें जो भी कानून है 9वीं अनुसूची में, चूंकि बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून भी उसमें है, तो वैसे कानूनों का न्यायिक समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायपालिका वैसे कानूनों का जांच नहीं कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 9वीं अनुसूची को क्यों रखा गया है, क्योंकि उसमें जो भी मैटर होगा उसका जांच सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 का भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना काफी जरूरी है। इस अनुच्छेद में कहा क्या गया है? इस अनुच्छेद में यही बात कहा गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई मामला है, कोई कानून है, तो उन कानूनों का न्यायिक समीक्षा न्यायालय के द्वारा, यानी न्यायालय उन कानूनों का जांच नहीं कर सकता है। तो ऐसा कहना है अनुच्छेद 31 का भी में। लेकिन न्यायालय का क्या कहना है? लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका क्या कहता है? चलिए उसको भी देखते हैं।
न्यायिक समीक्षा क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। न्यायिक समीक्षा कहने का मतलब जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायालय के द्वारा जांच करना। किसका जांच करना? किसी कानून का जांच करना या सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जाता है। वैसे तो सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, लेकिन मोटे तौर पर सरकार का मतलब लोग समझ लेते हैं कार्यपालिका। यानी कि अगर मोदी सरकार कोई फैसला लेती है तो न्यायालय उसका जांच कर सकता है, या मोदी सरकार या बिहार सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून का जांच न्यायालय कर सकता है। ये जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून है तो उन कानूनों का समीक्षा यानी उन कानूनों का जांच न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायपालिका भी ऐसा ही सोच रखता है जैसा सोच भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B में वर्णित है? चलिए उसको समझते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने यह समझ लिया कि भारतीय संविधान का जो 9वीं अनुसूची है, अगर इसमें किसी कानून को रखा जाता है तो वो कानून कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा से बच जाता है। लेकिन वो कानून पूरी तरीके से न्यायिक समीक्षा से बच जाता है ऐसा कहना भी सही नहीं है। चूंकि अगर बात करें तमिलनाडु का, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और ये आरक्षण 1994 से ही है। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि तमिलनाडु राज्य सरकार 69% आरक्षण को 1994 से ही बचा रही है क्योंकि उसने अपने आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में रखवा दिया है। लेकिन क्या 9वीं अनुसूची में किसी कानून को रखे जाने के बाद उस कानून का जांच न्यायपालिका नहीं कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। न्यायपालिका उन कानूनों का भी जांच कर सकता है। अगर तमिलनाडु राज्य सरकार का जो आरक्षण कानून था उस कानून की अगर बात किया जाए तो वो मामला, वो कानून अभी भी सर्वोच्च न्यायपालिका में कहीं ना कहीं लंबित है। सर्वोच्च न्यायपालिका हो सकता है इन फ्यूचर उस मामले का सुनवाई करे, उस मामले का जांच करे, क्योंकि कई वर्षों से वो मामला सर्वोच्च न्यायपालिका में लंबित है। अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार का ये जो 75% आरक्षण का कानून है, अगर वो मामला सर्वोच्च न्यायपालिका में जाता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका का जो गाइडलाइंस है उसके वायलेशन का जाहिर सी बात है उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगेगा और वो कानून बहुत ही जल्द कैंसिल हो जाएगा। तो बिहार सरकार अगर बात करें कि बिहार सरकार क्या कर सकता है इस कानून को बचाने के लिए, तो बिहार सरकार अगर इस कानून को 9वीं अनुसूची में ऐड करवाता है जैसा कि तमिलनाडु ने किया तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि ये कानून कहीं ना कहीं बचा रहे। अगर आप ये समझते हैं कि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को रखे जाने से वो कानून न्यायिक समीक्षा से बच जाएगा तो ऐसा नहीं है। हालांकि संभावना काफ़ी कम होता है क्योंकि तमिलनाडु को ही देखिए, तमिलनाडु में 1994 से ही 69% आरक्षण चल रहा है। हालांकि न्यायिक समीक्षा उसका हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम को अगर 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना इस बात की हो जाती है कि ये कानून बचा रह सकेगा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायपालिका की दो फैसलों को समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। पहला मामला है 1973 का केशवानंद भारती केस और दूसरा मामला है 2007 IR कोल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन दोनों मामलों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून है तो उन कानूनों का भी कुछ आधार पर, कुछ बेसिस पर हम समीक्षा कर सकते हैं, उन कानूनों का कुछ आधार पर हम जांच कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 1973 का आखिर मामला क्या है। 1973 में केशवानंद भारती मामला हुआ था। अगर केशवानंद भारती जी की बात किया जाए तो ये केरल के एक मठाधीश थे और उस मठ के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था, तो उस मामले पर हम नहीं जाएंगे। अगर बात करें कि 1973 का ये जो केस फाइल हुआ था, केशवानंद भारती केस, इस केस में सर्वोच्च न्यायपालिका ने डिसीजन क्या दिया, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह डिसीजन दिया कि 9वीं अनुसूची का कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है तब उस कानून का जांच यानी समीक्षा यानी रिव्यू सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 2007 का। 2007 में एक केस फाइल हुआ था IR कोल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस मामले में सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या डिसीजन दिया वो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। इस केस में सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह डिसीजन दिया कि संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध अगर कोई कानून है जो 9वीं अनुसूची में है, यानी 9वीं अनुसूची का कोई कानून जो संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट है, उस कानून का न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। 2007 में सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह डिसीजन दिया। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर ये मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जिसका चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, कोई बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पर एक तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, बिल्डिंग है। बिल्डिंग का एक मूल ढांचा है। मूल ढांचा कहने का मतलब बिल्डिंग का नींव, बिल्डिंग में जो पिलर है वो, जो बिल्डिंग में जो सरिया लगा हुआ है वो, जो छड़ लगा हुआ है वो। तो
तो कुछ ऐसा ढांचा है जिसको आपको चेंज नहीं करना है। बिल्डिंग में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको चेंज किया जा सकता है, जैसे कि बिल्डिंग का खिड़की हो गया, दरवाज़ा हो गया, बिल्डिंग में जो पेंट्स किया गया है और जो कलर किया गया है उस कलर को चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो पिलर है, इसका जो नींव है, इसमें जो छड़िया लगा हुआ है, उसको चेंज नहीं करना है। हमारे भारतीय संविधान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भारतीय संविधान की जो मूलभूत बातें हैं, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दूं, लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, तो ये कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो बाकी चीज़ें हैं उनको चेंज किया जा सकता है। तो यही बात लिखा हुआ है 2007 में कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर कोई कानून उस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उस कानून का न्यायालय समीक्षा कर सकता है। अब इस वीडियो के अंत में अगर निष्कर्ष पे बात किया जाए तो बिहार में जो आरक्षण का कानून लाया गया है, कई पक्षों को ये पसंद नहीं है और कई पक्षों को ये पसंद भी है। ये एक अलग मैटर है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अभी ये बताया कि ये जो कानून है, ये कानून किस तरीके से जारी रह सकता है। इस कानून को अगर जारी रखना है तो क्या कराना होगा बिहार सरकार को? बिहार सरकार को इस कानून को 9वीं अनुसूची में ऐड करवाना होगा, और 9वीं अनुसूची में ऐड करवाने के लिए क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करना होगा, यानी नीतीश जी को इसके लिए मोदी जी से बात करना होगा।